आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। बीमार को मरज की दवा देनी चाहिए, मैं पीना चाहता हूं, पिला देनी चाहिए। अल्लाह बरकतों से नवाजेगा। इश्क में है जितनी पूंजी पास लगा देनी चाहिए। राहत इंदौरी का ये शेर सबने सुना है। इसका मिसरा बीमार को मरज की दवा देनी चाहिए दुनिया भर के पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के लिए एक प्रेरक वाक्य हो सकता है, एक इंस्पिरेशनल कोट हो सकता है। यानी कम से कम बीमार व्यक्ति के लिए दवाई तो मुहैया होनी ही चाहिए। इंसान के सर्वाइवल की कहानी में सबसे मुश्किल लड़ाइयाँ बीमारियों से रही हैं। नई बीमारियाँ आती रहीं और इंसानी दिमाग उनके इलाज खोजता रहा और तैयार होता रहा अगली लड़ाई के लिए। ये लड़ाइयाँ हमने दवाओं के जरिए जीती हैं, लेकिन हम दवाइयों तक पहुँचे कैसे? इस सफ़र के बारे में आप कितना जानते हैं? तो ज्ञान ध्यान के इस एपिसोड में बात करेंगे कि आखिर मेडिसिन आई कहाँ से, कैसे बनाई जाती हैं और सबसे ज़रूरी बात कि ये काम कैसे करती हैं। नमस्कार, मेरा नाम अमन गुप्ता है। आज तक रेडियो पर हाजिर हूँ ज्ञान ध्यान के एक नए एपिसोड के साथ। दवाओं के इतिहास पर नजर डालें तो बेबीलोन की सभ्यता, चीन, इजिप्ट और भारत में शुरुआती मेडिकल परंपराओं के सबूत मिलते हैं। भारत में सुश्रुत ने मेडिकल डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस की शुरुआत की थी। भारत में इलाज की जो पद्धति प्रचलित थी उसे आयुर्वेद कहा जाता है। हिंदू माइथोलॉजी में मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को आयुर्वेद का ज्ञान दिया था। दक्ष प्रजापति का जन्म 18,575 साल पहले माना जाता है। वैसे हिंदू मान्यताओं के अनुसार ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है जिसमें आयुर्वेद के सिद्धांतों का जिक्र भी मिलता है। दुनिया भर के डॉक्टर मरीजों को बचाने की जो शपथ लेते हैं उसे हिपोक्रेटिक ओथ कहते हैं। इसकी शुरुआत प्राचीन यूनान में 5वीं सदी में हो गई थी। इसके बहुत समय बाद 17वीं शताब्दी में जर्मनी के डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन ने होम्योपैथी की खोज की। इसके बाद पहली बार 1810 में एलोपैथ शब्द का इस्तेमाल हुआ। सैमुअल हैनीमैन ने होम्योपैथी से दूसरी चिकित्सा पद्धति को अलग करने यानी अलगाने के लिए इसे एलोपैथी कहा। शुरुआत में लोग एलोपैथी के इलाज के तरीकों से बचते रहे, लेकिन कुछ ही समय बाद ये लोकप्रिय हो गई। इसे आधुनिक या पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान भी कहते हैं। कई बार इसे ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन भी कहा जाता है। इसके तहत डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट और दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स डिग्री, डिप्लोमा लेकर और फिर लाइसेंस लेकर प्रैक्टिस करते हैं। एलोपैथ की दवाएं अब सबसे ज़्यादा कंज्यूम की जाती हैं। तो इन दवाओं को बनाने का प्रोसेस क्या है और इनकी कंपोजिशन कैसे तय होती है, ये जानने के लिए मैंने बात की अमरी हॉस्पिटल भुवनेश्वर में इमरजेंसी फिजिशियन डॉक्टर अरमान से। हाँ, तो ये जो दवा बनती है ना, ये हमेशा फार्मास्यूटिकल्स कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दोज ड्रग्स। देखो, ड्रग्स 3 प्रकार के बनाए जाते हैं। एक पाउडर फॉर्म में आता है, एक टैबलेट फॉर्म में आता है और एक इंजेक्शन फॉर्म में आता है। तो ये सारे जो भी ड्रग्स के कॉम्पोजिशंस होते हैं वो आपको पहले ट्रायल्स किया जाता है। ट्रायल्स के बाद एक डिजायर्ड डोज तैयार होता है। जैसे भी हम आप गैस का एक एग्जांपल ले लें, गैस का मेडिकेशन जो हम एक लेते हैं पेंटोप्राजोल, उसको देखा गया है कि 40 mg जब हम देते हैं बॉडी पे तब वो एक डिजायर्ड इफेक्ट लाता है बॉडी पे। तो ये 40 mg जब ट्रायल्स और स्टडीज के बाद अप्रूव होता है ड्रग कंट्रोलर से, जो ड्रग हमारा सोसाइटी मतलब जो इंडिया का जो अथॉराइज है कि यही ड्रग हम ट्रायल्स करने के बाद देते हैं ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया को, वो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया फिर रिव्यू करता है जो स्टडीज किए गए हैं एंड उसी के बेसिस से फिर फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को लाइसेंस मिलती है कि हाँ, ये अमाउंट और ये कंपोजिशन का ड्रग हम बनाएंगे एंड फिर वो जो ड्रग बनता है वो मार्केट पे आता है। तो ये एक शॉर्ट में है कि पहले ट्रायल्स किया जाता है, ट्रायल्स के बाद हमको एक डिजायर्ड पावर मिलता है मेडिसिन का कि हाँ, ये पेंटोप्राजोल है तो इसका डिजायर्ड डोज 40 mg है। वो फिर जाता है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया को, वो फिर रिव्यू करता है कि हाँ, इन्होंने ऐसे ट्रायल्स किए, व्हाट इज द ऑथेंटिसिटीज ऑफ द ट्रायल्स। फिर ये जब हो जाता है तब फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को लाइसेंस मिलता है, टेंडर्स मिलता है कि हाँ नहीं, आप इसको लार्ज अमाउंट ऑफ में प्रोड्यूस कर सकते हो। एक बार वो प्रोड्यूस हो जाता है तब वो मार्केट पे अवेलेबल हो जाता है। वैसे तो दवाइयाँ 2 प्रकार की होती हैं, जेनरिक और एथिकल ब्रांडेड।
सभी दवा बनाने वाली कंपनियां दोनों प्रकार की दवा बनाती हैं। दोनों प्रकार की दवाइयों में कंपोजिशन समान होता है, दोनों की क्वालिटी और परफॉर्मेंस सेम होती है और इन्हें बनाने के तरीके में भी कोई फर्क नहीं है। इन दवाइयों में पेन किलर से लेकर बड़ी बड़ी बीमारियों की दवाइयां शामिल हैं। हम देखते हैं कि ज़्यादातर दवाइयों में जिलेटिन का यूज़ होता है। तो सवाल आता है कि दवाइयों में कॉमनली यूज्ड प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। ये जाना हमने डॉक्टर अरमान से। जनरली ये आपके जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो देखा जाता है कि आपके बॉडी पे मतलब जनरल पॉपुलेशन पे इसके कोई डिजायर्ड जो हम इफेक्ट लाना चाहते हैं उसको हैम्पर ना किया जाए। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सारे प्रोडक्ट्स में जिलेटिन का इस्तेमाल हो। इट जस्ट कि आपके एब्जॉर्प्शन जो होते हैं बॉडी पे, फॉर एग्जांपल ओरल टैबलेट्स ले रहे हो तो वो देखा जाता है कि वो एब्जॉर्प्शन कितना इंक्रीज कर देता है। एब्जॉर्प्शन मतलब अगर टैबलेट खाते हो, कोई भी खाना खाते हो, तो वो जब स्टमक पे जाता है तो फिर उसका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है, उस पर बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं एंड उसके बाद खाने का एब्जॉर्प्शन होता है। वैसे ही मेडिकेशंस का भी है। तो आप जब मेडिकेशंस ओरली लेते हो तो वो कितना टाइम लगता है। तो फॉर एग्जांपल आपको पेन में एक इंसान आ रहा है तो आप उसको एक पेन किलर देते हो तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पेन किलर जल्दी एक्ट कर जाए। तो जल्दी एक्ट करने के लिए आपको उसका एब्जॉर्प्शन पावर इंक्रीज करना पड़ता है। तो ये सारे जो एडेड सब्सटेंसेस होते हैं उनका एक ही काम होता है कि जो हमारे स्टमक पे एब्जॉर्प्शन का पावर इंक्रीज करने के लिए। एंड जैसे एब्जॉर्प्शन का पावर इंक्रीज हो जाएगा तो कम टाइम लगता है उनके सारे इफेक्ट्स को लाने के लिए। छोटी से लेकर बड़ी बीमारियों पर ये छोटी छोटी गोलियां बहुत असरदार होती हैं। कुछ मामलों में तो मिनटों में ये दवाएं असर दिखाती हैं। तो आखिर दवा इंसानों के शरीर पर काम कैसे करती है, ये भी जान लीजिए। तो कोई भी मेडिकेशंस काम करने के 3 तरीके होते हैं कि हम जब एक मेडिकेशंस को इनटेक करते हैं, इनटेक करने के बाद हमारे स्टमक पे जाता है एंड वहां पर वो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। फिर लीवर पे जब होता है ना कि एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो डिजायर्ड इफेक्ट होता है, तो हमारा बॉडी का एक यूनिक मैकेनिज्म है कि कोई भी चीज आप लोगे तो उसका एक्सक्रीशन भी होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो भी कोई भी ड्रग आप देते हो तो वो एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो ड्रग खुद मेटाबोलाइज होता है, मतलब खुद उसका एक पीक लेवल पे आने के बाद वो खुद डिसइंटीग्रेट करना स्टार्ट हो जाता है। वो डिसइंटीग्रेट होके फिर किडनी का काम होता है कि वो डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स को बॉडी से रिमूव करना, क्योंकि अगर वो ड्रग एक टाइम से ज्यादा वो बॉडी पे एग्जिस्ट करेगा तो वो हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक एक्स ड्रग ले रहे हो बॉडी में, अगर वो ड्रग 6 घंटे तक आपके बॉडी पे रहेगा तो आपको यूजफुल इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। इन 6 घंटे से ज्यादा रह जाएगा तो प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसलिए लीवर किडनी का यही काम होता है कि 6 घंटे के बाद वो लीवर उसको डिसइंटीग्रेट करता है एंड फिर वो किडनी को जो डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स से एक्सक्रीट करवाता है। तो जब भी देखिएगा किसी भी इंसान को लीवर प्रॉब्लम्स हो या फिर किडनी प्रॉब्लम्स हो तो हम उनके डोज को कम करके देते हैं, बिकॉज वो ज्यादा लंबा पीरियड ऑफ टाइम तक बॉडी पे रहते हैं। तो यही मेन रोल होता है। सिंपल तरीके से यही समझाऊंगा कि एक लिमिट, एक टाइम देखा जाता है कि इस टाइम तक हमको इस ड्रग को बॉडी पे रखना है ताकि वो एक डिजायर्ड इफेक्ट हमारे जो भी डिजीज के लिए डिजायर्ड इफेक्ट लाएगा, फिर वो जब उसका काम खत्म हो जाता है तो हम उसको बॉडी से निकालना पड़ता है। तो ये लीवर और किडनी के थ्रू से निकल के आता है। एलोपैथी में एक चिंता एंटीबायोटिक्स को लेकर भी रही है, जो बैक्टीरिया वायरस को मारकर इन्फेक्शन खत्म करता है। लेकिन शरीर पर इसके बाद साइड इफेक्ट्स को लेकर काफ़ी चिंताएं जाहिर की जाती रही। आखिर किसी भी दवा का साइड इफेक्ट क्यों होता है, इस बारे में डॉक्टर अरमान क्या कहते हैं, सुनिए। एग्जैक्टली ये सबसे मतलब मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस है कि आप अगर ट्रायल्स कर चुके हो, आप इतना स्टडीज कर चुके हो, तो फिर वो ड्रग्स को लेने से रिएक्शन क्यों होता है। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि हर एक इंसान अपने लाइफ में डिस्कवर करता है अपने एलर्जिक पैटर्न को। ऐसा नहीं होता कि उसको बचपन से पता होता है कि मैं ये खाऊंगा तो मुझे एलर्जी हो जाएगा। तो हर एक बॉडी यूनिक होता है। यूनिक होता है कि उसका रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द मेडिकेशंस हैज अ यूनिक रिस्पॉन्स। कुछ आप एग्जांपल में जानते हो तो कुछ दो इंसान होते हैं जिनको पेट में दर्द हो रहा है,
तो आप वो दो इंसान को वही मेडिकेशंस दोगे तो कुछ कुछ को जल्दी रिकवर हो जाता है, कुछ को थोड़ा लेट लगता है रिकवर होने में। ये आपके लाइफस्टाइल्स पे डिपेंड करता है। तो हमको अपने लाइफस्टाइल में वी डिस्कवर आवर एलर्जिक पैटर्न। तो क्या होता है कि कुछ दवाई जब हम बॉडी पे देते हैं, हमको नहीं पता कि वो उनका जो बॉडी होता है वो उस दवाई को कैसे रिएक्शन देगा। तो इसलिए जब भी हम जनरली देखा गया है कि ये एंटीबायोटिक्स में ज्यादा होता है, तो इसलिए हम जब भी किसी को एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम उसका स्किन टेस्ट करते हैं। एक छोटा सा डोज देते हैं उनके स्किन पे, देखते हैं कि स्किन पे उनका रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। एंड अगर नहीं हो रहा है तो दिस ड्रग इज यूजफुल, हम उसको ब्लड के माध्यम से दे सकते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस। बहुत सारे लोगों को होता है कि एंटी एलर्जेंस हो जाता है उनके बॉडी पे, वो जो ड्रग दे रहे हैं। तो वी डोंट नो बिकॉज वी ऑन द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग। आपको भी नहीं पता है आप कितनी चीजों से एलर्जिक हो, वो ऑन द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग होता है। तो हमको नहीं पता कि अगर 40 mg इस इंसान को देंगे तो ये इंसान में एलर्जी प्रोड्यूस होगा कि नहीं। तो इट्स अ डिफरेंट लाइफस्टाइल। और जैसे हम अपने बॉडी को डिस्कवर करते हैं कि ये चीजों से होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि अगर एग खाने से उनको एलर्जी होता है। ओवर द पीरियड जब एग खाते हैं तो उन्हें फिर एलर्जिक रिएक्शन से तो हमको पता चल जाता है कि एग से इनको एलर्जी है। सो ओवर द पीरियड तो ड्रग पे भी वैसे ही है। तो अगर आप कोई ड्रग देते हो एंड उसमें एलर्जी प्रोड्यूस होता है तो उसका पता, तब हमको पता चल जाता है नहीं ये इस ड्रग से एलर्जिक है। वो इंडिविजुअल होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इस इंसान को वो ड्रग से एलर्जी है तो सारे इंसान को होगा। इट्स एन इंडिविजुअल थॉट, मतलब इंडिविजुअल बॉडी रिस्पॉन्स टू दैट ड्रग। ऐसा नहीं है कि मतलब सबको वही ड्रग से एलर्जी होगा। अगर मैक्सिमम लोगों को देखा जाता है कि अगर वही ड्रग से एलर्जी हो रहा है तो वो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया कैंसिल कर देता है उसका लाइसेंस। ये थे अमरी हॉस्पिटल भुवनेश्वर के इमरजेंसी फिजिशियन डॉक्टर अरमान, जिनसे हमने दवा बनाने और इसके हमारे बॉडी पर काम करने के बारे में जाना। उम्मीद करते हैं ये ज्ञान ध्यान, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है, आप किसी खास विषय पर ज्ञान ध्यान चाहते हैं, तो हमें ईमेल कर सकते हैं radio@aajtak.com पर। आज तक रेडियो के फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी अपना कीमती फीडबैक भेज सकते हैं। इस ज्ञान ध्यान के लिए रिसर्च किया था हमारी साथी प्रतिज्ञा कश्यप ने। मैं अमन गुप्ता अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।